बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, सबसे पहला सवाल ये है। तो आप इन्फिनेटिव तो जानते हैं, टू प्लस वी वन, वर्ब का एकदम ओरिजिनल फॉर्म इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन के रूप में। कभी कभी उस इन्फिनेटिव का टू हटा के सिर्फ वी वन यूज़ करते हैं, और ये वी वन इस तरह से यूज़ होता है जिस पर टेंस का और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का असर नहीं पड़ता है। इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। और बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसका यूज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लें कि मॉडल्स जितने भी हैं, मॉडल वर्ब्स, उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। हाँ, इसका एक्सेप्शन है, इसमें दो राय नहीं है। इसका एक्सेप्शन कौन है, जरा समझ लीजिएगा। एक्सेप्शन में एक है यूज्ड और एक है आउट। यूज्ड के साथ भी टू प्लस भी वन यूज़ होता है, और आउट के साथ भी टू प्लस भी वन यूज़ होता है। बाकी सभी मॉडल्स के साथ सिर्फ भी वन यूज़ होता है। ठीक है। आप चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्सेप्शन वाला भी एग्जाम्पल देंगे और नॉर्मल वाला भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है। मॉडल्स के साथ भी वन यूज़ होता है, बहुत सारे नॉर्मल, मतलब मॉडल्स तो आपको पता है ना कि कौन कौन से हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं, कैन, गुड। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम्म, नहीं, यूज्ड कहाँ से आ गया? यूज्ड तो एक्सेप्शन में है ना। यूज्ड और आउट जो है एक्सेप्शन है। गुड मॉर्निंग राजीव। इनके साथ टू प्लस भी वन यूज़ किया जाता है। ठीक है। बाकी मॉडल्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सब के साथ देखिए भी वन यूज़ करते। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं मॉडल्स के साथ भी वन के यूज़ का। वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखिए, कैन एक मॉडल है, उसके साथ भी वन यूज़ हुआ है। जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए एक और देखते हैं एग्जांपल। प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। ठीक है। देखिए मॉडल है, तो आप बोलेंगे सर वी थ्री ना आया, नहीं सर, मॉडल के बगल वाले वर्ब को देखिए, बी क्या है, भी वन है कि नहीं है? दे शुड हैव हेल्प्ड देयर नेबर्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है, बोलेंगे हाँ सर भी थ्री है, लेकिन नहीं सर, मॉडल्स के जस्ट बगल वाला वर्ब भी वन है ना। तो ये मॉडल्स के साथ जो हमने कहा कि भी वन यूज़ होता है,
ये अकाट्य सत्य है, इसको कोई नहीं काटेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यूज्ड और आउट के बाद V1 नहीं 2+V1 यूज होता है, ये भी अकाट्य सत्य है, इसको भी कोई नहीं काट सकता। है ना 2+V1, ही यूज टू ड्रिंक एवरी नाइट। We ought to respect our elders. Out respect, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्सेप्शन में चल रहे हैं, इन दोनों के साथ 2+V1 यूज किया जाता है। एक बार आपको समझाने की नहीं, हिंदी लिख ही देते हैं, हम लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं। सावधानी बरती जानी चाहिए। उनको अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए थी। उन लोगों को पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए थी। ठीक है। He used to drink every night, वह हर रात पिया करता था। We ought to respect our elders, हम लोगों को बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मॉडल्स के साथ V1 यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, और दो मॉडल्स ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट, वी यूज बेयर इन्फिनेटिव in the following structure. Also, स्ट्रक्चर जानना है। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है। अब यहाँ वर्ब में सभी वर्ब होगा, ठीक है।
तो नहीं, कुछ पर्टिकुलर वर्ब है वही होगा। वो पर्टिकुलर वर्ब कौन कौन है यहाँ देख लीजिए। सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कैच, फाइंड, स्मेल, लिसन टू, फील, मेक, लेट। ईटीसी लिख रहे हैं क्योंकि एक दो को ही और, लेकिन हो सकता है मिस हो रहा हो, ज़्यादा नहीं, एक दो मिस हो सकता है। सी, हियर, सी मतलब सुनना, हिंदी लिखना पड़ेगा तो बोलिएगा हियर, सॉरी, सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, वॉच देखना, नोटिस गौर करना, ऑब्जर्व गौर करना, कैच पकड़ना, फाइंड पाना, स्मेल सूंघना, लिसन टू सुनना, फील महसूस करना, मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ मेक अलग अर्थ में यूज होगा, लेट देना, अनुमति देने के मामले में। ठीक है, जिस जिसमें हम टिक लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबका एग्जाम्पल देखना होगा एक एक करके। मैंने उसे नाचते हुए देखा। ठीक है, आई सॉ हिम डांस। अब गौर से देखें, सी का रूप है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ बेयर इन्फिनिटिव है। अब यहाँ सॉ की जगह वॉच्ड भी हो सकता था। एक और एग्जांपल, उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना। ठीक है, उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना। दे हर्ड या लिसेंड टू मी सिंग। अब अच्छे से देखेंगे तो हियर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ये देखिए, फिर बेयर इन्फिनिटिव आया है। आई होप चीज़ें क्लियर है सबको। मुझे कुछ जलता हुआ महक आया। आई स्मेल्ड समथिंग बर्ड। ठीक है, देखिए, स्मेल, ऑब्जेक्ट, बेयर इन्फिनिटिव। आई होप कि नियम क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा नोट है, उसको भी जान ले।
मेक और लेट को छोड़कर ऊपर दिए गए बाकी सभी वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनेटिव के जगह बेयर इन्फिनेटिव यानी V1 है ना, उसके जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा, अगले पेज में चलते हैं। मेक और लेट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते, बाकी सबके साथ कर सकते हैं। जैसे क्या था, मैंने उसे नाचते हुए देखा। इसका ट्रांसलेशन एक बना आई सॉ हिम डांस, और इसका दूसरा बना आई सॉ हिम डांसिंग। देखिए यहाँ वही वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बेयर इन्फिनेटिव यूज किया गया। वही वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बेयर इन्फिनेटिव के जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया। दोनों सही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिवाय थोड़े से सेंस के। सेंस में फर्क है। इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक देखा। ठीक है, इसका मतलब है शुरू से अंत तक या थोड़ा सा कहीं पर, बीच में देखा थोड़ा सा, या फिर अंत में देखा, या फिर शुरुआत में देखा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं होता है। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में मामला है नॉट क्लियर, और फर्स्ट वाले में मामला क्लियर है। यही फर्क है। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। हाँ, तब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे हम। यहाँ पर टेंस चेंज करके हैव सीन कर देंगे। सीन हिम डांस या सीन हिम डांसिंग। टेंस जहाँ भी बदलना चाहें वो मेन वर्ब जो है उसमें बदलेंगे। ये दोनों थोड़ी मेन वर्ब है। ये जो बेयर इन्फिनेटिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा एक बार। इसमें देखिए जो को हम रेड से घेर रहे हैं, ठीक है, इतने वर्ब्स ऐसे हैं 4 जिनके साथ सामान्यतः बेयर इन्फिनेटिव नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज होता है। ठीक है,
इन सब के साथ सामान्यतः प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बॉक्स वाले का दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। ठीक है, मैंने उसे पैसा चुराते हुए पकड़ा। मैंने उसे पैसा चुराते हुए पकड़ा। V1 की जगह क्या यूज हो रहा है? V4। बोले V1 गलत होता, गलत नहीं होता, लेकिन लोग यूज नहीं करते ये चारों वर्ब के साथ। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत और सही से कम उपयोग और ज़्यादा उपयोग की बातें होती हैं। जो एकदम नेग्लिजिबल कम उपयोग है, इतना कम है कि नेग्लिजिबल है, उससे बचना चाहिए उसको उपयोग करने से, और जो ज़्यादा प्रचलित है वो उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं पैसिव वॉइस। ऑफ द above mentioned sentences with bare infinitive। बेयर इन्फिनेटिव के साथ जो ऊपर बताया गया सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस कैसे होगा। ठीक है, क्या देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हिंदी में था मैंने उसे नाचते हुए देखा। मैंने उसे नाचते हुए देखा। इसका अंग्रेजी बना, गौर से देखिएगा, आई सॉ हिम डांस। ठीक है, आप अच्छे से गौर करेंगे तो पाएंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये V1 यानी बेयर इन्फिनेटिव है। हाँ या ना? और ये वाक्य जो है आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, अच्छे से समझ लीजिए। हाँ या ना? अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें, मैंने उसे नाचते हुए देखा गया मेरे द्वारा, पैसिव हो जाएगा कि नहीं? मेरे द्वारा उसे नाचते हुए देखा गया। मेरे द्वारा लिखना न लिखना बात एक ही है, इसीलिए हमने उसको लास्ट में डाला है और ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, कि कंपलसरी नहीं है। तो ये कौन सा वॉइस हो गया बताइए? पैसिव वॉइस हो गया। और हम सब लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। और ये आपका जो वर्ब है सॉ, टेंस के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो बन जाएगा वाज सीन। ठीक है, अब ये तो चला गया इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में वाज सीन हो गया, तो डांस के जगह हो जाएगा टू डांस। पीछा हुआ है ना? ठीक है,
ये बाई मी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। यानी यहाँ देखो ये क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, हाँ या ना। ये पैसिव वॉइस में बदल दिया गया है, और जो V1 था वो 2+V1 में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या आ गया भैया इसका, कि पैसिव वॉइस ऑफ द एबव मेंशन्ड सेंटेंसेस विद बेयर इन्फिनेटिव वी यूज 2+V1 इंस्टीड ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी लोगों को, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए। मुझे गाते हुए सुना गया। ये डायरेक्ट हमने पैसिव वॉइस ही कर दिया। तो हमको लगता है कि इसका एक्टिव वॉइस भी हमको ले लेना चाहिए, ताकि अभी जब आपने बोला तो हमको लगा कि एक्टिव वॉइस हम लेंगे तभी ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा अच्छा से सही होगा। मुझे उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना, इसका एक्टिव वॉइस यही होगा। उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना। उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना, जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये एक्टिव वॉइस होता है, हाँ या ना बोलिएगा। और इसका ट्रांसलेशन अभी आपने सीखा था, दे हर्ड मी सिंग। हर्ड के जगह हम चाहें तो लिसेंड टू का भी उपयोग कर सकते हैं, TENLISTENED, लिसेंड टू। देखिएगा हर्ड के जगह हमने लिसेंड टू का उपयोग किया है, वो दोनों बराबर सही है। ठीक है, तो अब आई के बाद हो जाएगा वाज हर्ड। टू सिंग, बाई देम लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। हर्ड के जगह हम चाहते यहाँ वाज हर्ड के जगह वाज लिसेंड टू का यूज कर सकते थे, हाँ या ना। वाज लिसेंड टू। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ भी टू और यहाँ भी टू, दो को टू, तो ये वाला टू जो है लिसन के लिए है, और ये वाला टू तो 2+V1 के लिए। यही चीज़ क्लियर करना चाहते थे। ये टू पहले से लगा हुआ है तो ये पहले से लगा रहेगा, और ये जो V1 था इसको आपको 2+V1 में बदलना है। बात समझ में आ रही है? हियर ऐसा वर्ब है जो टू नहीं लेता है ना पहले से, इसमें पहले से टू लगा हुआ था, इसीलिए यहां भी नहीं लगा। याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में जाने पर प्रीपोजिशन को ड्रॉप नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है, ये पढ़ाया भी गया है। हाँ, अगर आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें कि सिंग के जगह अगर आप सिंगिंग लिखे होते शुरुआत में, दे हर्ड या लिसन टू मी सिंगिंग, यहाँ पर अगर आपने ये लिखा होता, दोनों सही होता है। अभी हम बताए हैं कि नहीं बताए थोड़ा देर पहले। तो यहाँ टू सिंग के जगह सिर्फ सिंगिंग लिखा जाता।
टू सिंग के जगह सिर्फ सिंगिंग लिखा जाता। आई वॉज हर्ड टू सिंग या आई वॉज हर्ड सिंगिंग। आई वॉज लिसेंड टू सिंग या आई वॉज लिसेंड टू सिंगिंग। बात समझ में आई? आगे बढ़े। Passive voice of the sentence is with make and let। पैसिव के साथ साथ इसका हम एक्टिव भी सिखाना चाहते हैं डिटेल से। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेना चाहेंगे इसमें मेक को। मेक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि मेक में ऐसा क्या खास बात है कि हम स्टार लगवा दिए थे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर इतना डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है क्या? ये आपका सोचना तभी तक कायम रहेगा जब तक आप प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद के प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि हम जो पढ़ाते हैं हू बहू एग्ज़ाम में आता है, कुछ अलग नहीं होता है। मतलब रूल्स वही रह सकता है, नाम बदल जाएगा, मुझे के जगह उसे हो जाएगा, उन लोगों के जगह हो जाएगा, उसके दोस्तों ने, ऐसा करके बाकी सब चीज़ सेम रह जाएगा। एग्जैक्टली आता है एग्ज़ाम में, इधर उधर कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैथ में एकदम सटीक होता है ना कि वाला आएगा तो आएगा, उसी तरह इंग्लिश में भी सटीक होता है, आएगा तो आएगा। तो मेरी गुजारिश तो यही है कि सब लोग जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, कोई सीडीएस का कर रहे हैं, फाउंडेशन में तो सभी बैच के बच्चे होते हैं ना, सीडीएस, एनडीए, आर्मी बोल रहे, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एसएससी, फाउंडेशन में सब एक साथ पढ़ रहे होते हैं क्योंकि रूल्स तो सबके लिए एक है। टारगेट बैच में जाके बदल जाता है, सबका अलग अलग हो जाता है बैच, क्योंकि पैटर्न अलग हो जाता है, स्टैंडर्ड अलग हो जाता है, रूल सबके लिए एक रहता है। ठीक है, तो उनका जो भी एग्ज़ाम है वर्ब चैप्टर समाप्त होने के बाद उनका फ़र्ज बनता है कि वो उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस शुरू कर दें। सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस करें या कोई टीचर को ज्वाइन करें। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर दें और प्रैक्टिस में वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें और कुछ ज़्यादा नहीं करें। प्रीवियस ईयर का सेक्शन वाइज मिलता हो तो और अच्छा है, और सेक्शन वाइज करने के बाद कंप्लीट सेट बनाए, प्रीवियस ईयर का सेट, सिर्फ मॉडल सेट नहीं, मॉडल सेट मिसगाइड कर देगा। ठीक है, अगर मॉडल सेट बनाना चाहते हैं, उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं कि फ़ायदा हो जाए मॉडल सेट से, तो महीना में 4 सेट मॉडल सेट, अब बाकी कम से कम 12 सेट आपको बनाना चाहिए। कम से कम हमने बोला 12 सेट महीना में बनाना चाहिए आपको प्रीवियस एग्ज़ाम का। जो लोग सीनियर हैं, साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको महीना में 24 सेट प्रीवियस एग्ज़ाम का बनाना चाहिए और 4 सेट मॉडल सेट बनाना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं उनको महीना में 12 सेट प्रीवियस एग्ज़ाम का बनाना चाहिए और 4 सेट मॉडल सेट बनाना चाहिए, विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। वो चाहे आपका सही हुआ हो क्वेश्चन, चाहे गलत हुआ, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सही हुआ है तो भी, गलत हुआ है तो चाहिए ही चाहिए। आप जैसे ही प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाने लगेंगे, आपको अपना पढ़ाई जो क्लास में आप सीख रहे हैं अभी, वहाँ क्वेश्चन पेपर में दिखने लगेगा कि अरे ये तो एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ है जो क्लास में पढ़ाया गया है। शुरुआत में आपको लगेगा कि हम पढ़े नहीं हैं क्योंकि आप लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन धीरे धीरे बार बार आते रहेगा, तब याद आ जाएगा कि अच्छा हम तो पढ़े ही हैं। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि इतना डिटेल क्यों पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना है, तो मिस कर जाएंगे क्वेश्चन अगर ये आएगा तो।
दिमाग में अगर बात आ गया कि हम एक ज़्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं, ज़्यादा सर डीपली पढ़ा रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में जाके क्वेश्चन मिस करके आइएगा, गारंटी हम बोलते हैं आपको। चलिए, इतना लेक्चर के बाद अब आपको सुनना चाहिए मेक का यूज हम लोग कैसे करते हैं, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। मेक का शाब्दिक अर्थ होता है बनाना, लेकिन इस शाब्दिक अर्थ का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाता है, बिल्कुल बात ही बदल जाती है। ठीक है, हम डिटेल से लेना चाहेंगे इसको। डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि अननेसेसरी, डिटेल इसलिए ताकि आप समझ जाएं। जैसे कल इन्फिनेटिव का टाइप हम पढ़ा रहे थे, जब तक हम डिटेल नहीं लिए थे तब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ था। जैसे हमने डिटेलिंग किया, हर एक पॉइंट पर गौर करवाया, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो मेरे डिटेल का मतलब वही होता है। जी जी, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सामान्य सेंटेंस है एक, आप बताइएगा। मैं हंस रहा था। आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन बता सकते हैं? आई वॉज लाफिंग। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल में। वह मुझे हंसा रहा था। इसका ट्रांसलेशन बताइए। फिर से बोलेंगे। गलत हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, एकदम गलत हो गया पूरा। चलिए देखिए, हम आपकी मदद। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये सही हो गया। देखिए, जब आप बोलते हैं वह मुझे हंसा रहा था, इसका मतलब मैं हंस रहा था। बोलिए, हम जो बराबर बोल दिए कि वह मुझे हंसा रहा था, इसका मतलब है कि मैं हंस रहा था। ये गलत है बात की सही है? अधूरा सही है, अधूरा सही है ना। अब जैसे ही हमने जोड़ दिया उसके कारण, अब पूरा सही हो गया। तो आप गौर कीजिएगा कि ऊपर वाला जो सेंटेंस था, मैं हंस रहा था, वो भी इसके अंदर छुपा हुआ था। हाँ या ना बोलेंगे? तो हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ के अलग निकाल दिया, हाईलाइट कर दिया। आई वॉज लाफिंग, उसके कारण बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिम। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखा, ये पता चला? समझ में आया कि हम क्या बताए? इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाँ, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, किसी के कारण हो रहा है। यानी मेक से जो सेंटेंसेस बनते हैं इस तरह के, उनको क्या कहा जाता है? ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में काम करने वाले का, कारण का तो चर्चा है ही कि ये कारण है, हाँ या ना। काम करने वाले का भी चर्चा है। हाँ या ना। काम करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। करने वाला, पॉजिटिव सेंटेंसेस विथ डूअर। डर नहीं, डूअर।
हम्म। समझ में आ गया कि कॉजेटिव सेंटेंसेस विद डूअर कहते किसको हैं पहले? जब हम डिटेल बोलते हैं तो यही डिटेल का मतलब मेरा यही होता है कि हर एक बारीकी को हम बोलें, दिखाएं आपको, एक भी बारीकी छोड़े नहीं, एक भी स्टेप छोड़े नहीं। तो आप कहेंगे सर तो इसका तो ट्रांसलेशन हम लोगों ने ऐसे बना लिया, इसमें मेक की ज़रूरत कहाँ पड़ी? ठीक है, इस हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेक की इसमें ज़रूरत ऐसे पड़ेगी कि जब हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि पहले हम कारण को लिखें सब्जेक्ट के तौर पे, तब वर्ब के रूप में मेक ही यूज़ किया जाएगा और डूअर को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, और तब जो काम है वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में लिखा जाएगा। गौर से समझिएगा, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है भाई? डूअर है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? डूअर है। ये काम है। ठीक है, हमेशा V1 ही रहेगा, ये कोई दूसरा और नहीं हो सकता। अब ट्रांसलेशन क्या बनेगा? उसके कारण मैं हंसा तो कारण ही है, हंसा रहा था, ये टेंस चलेगा इसमें। और यही गलती कर रहे थे आप लोग, वाज मेकिंग नहीं बोल रहे थे। डूअर है मी, और मी जो काम कर रहा था वो था लाफ का, वो हमेशा V1 होगा। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है? पूछिए कैसे? किसी भी सेंटेंस में डूअर का चर्चा हो जाए तो कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस होता है। और डूअर लापता हो जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। उस अपराधी ने 10 लोगों को मारा। गौर से सुनेंगे, उस अपराधी ने 10 लोगों को मारा, काम क्या हुआ? ठीक है, और मारने वाला कौन है? उसका चर्चा आया है, मारने वाले का यानी काम करने वाले का, डूअर का चर्चा आया है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव है। यदि हम बोल दें कि 10 अपराधियों को मार दिया गया, डूअर का पता नहीं है, पैसिव वॉइस हो गया। ये बहुत बड़ा पहचान है एक्टिव पैसिव का। डूअर का चर्चा हो गया तो एक्टिव वॉइस है, डूअर का चर्चा नहीं हुआ तो पैसिव वॉइस। कभी कभी ऐसा रहेगा 10 लोगों को अपराधियों के द्वारा मार दिया गया, अब तो कहेंगे डूअर का चर्चा है, पैसिव वॉइस है, कैसे ऐसे हो गया सर? ठीक है, ऐसे वाक्य सिर्फ एशिया में बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल इंग्लिश जिनका होता है वो लोग ऐसे वाक्य नहीं बनाते हैं। ऐसे वाक्य बनाने से बेहतर वो उसको एक्टिव वॉइस में बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, चलिए हम लोग एशिया में, हम यदि एशिया की, इंडिया की ही बात करें तो इसमें काम करने वाले का चर्चा किया गया है लेकिन उसका पोजीशन घटा दिया गया है। ठीक है, इंसल्ट करने का 2 तरीका होता है, वैल्यू खत्म करने का 2 तरीका होता है। या तो उसको शादी में कार्डे मत दो, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा, हाँ या ना, या किसी के हाथ खाली कार्ड भेजवा दो, ना फोन करो ना एको बार बोलो आवे लगी, और आ भी जाए तो उसको वैल्यू मत दिया करो, उसको पीछे पंगत में बैठा दो, हाँ या ना। वैल्यू घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? उसका आना नहीं आना बात बराबर, आना नहीं आना बात बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह जब हम बोलते हैं कि 10 लोगों को अपराधियों के द्वारा मार दिया गया, तो अपराधियों के द्वारा बुलाया तो गया, अपने से गया भी नहीं कोई कार्ड देने, ऐसे ही कार्ड भेज दिया कि आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, भाड़ में जाओ। न फ़ोन किया ना उसको बोला एको बार, कार्ड खाली दे के चलाया चुपचाप से कोई, और आया भी तो उसको पीछे बैठा दिया अपराधियों के द्वारा, पीछे जाओ। अंग्रेजी में, हिंदी में कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, गोली मारिए, हम बात तो अंग्रेजी की कर रहे हैं। तो डूअर होते हुए भी डूअर होने नहीं होने का उसमें कोई वैल्यू नहीं रह गया, इसलिए वो पैसिव वॉइस है।
दिमाग में उतार पाए ये सब बात हम आप लोगों के? तो ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंसेस विद डूअर इन एक्टिव वॉइस एंड सेंटेंसेस विदाउट डूअर जनरली इन पैसिव वॉइस। तो विथ डूअर है तो एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। विथ डूअर है तो पैसिव है। नहीं, ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ हमने लिखा कि वह मुझे हंसा रहा था, ये वाला सेंटेंस, ही वॉज मेकिंग मी लाफ, ये विथ डू, हाँ ये एक्टिव है। हाँ हम इसी के बारे में बात करते हैं, ये एक्टिव है। ठीक है। अगर हम इसमें से डूअर हटा दें तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, इनडायरेक्ट वे में डूअर तो ये भी है। इनडायरेक्ट वे में डूअर तो ये भी है, हाँ या ना बोलेगा ही। इन, क्योंकि ही भी तो ये काम कर रहा है, हाँ या ना बोलिएगा। ये काम कर रहा है ना, गुदगुदी कर रहा हो, चुटकुला सुना रहा हो, बेवकूफ़ी वाला हरकत कर रहा हो, जोकर के जैसा कुछ भी, लेकिन कुछ तो कर रहा है, डूअर है, तभी तो सब्जेक्ट की जगह पर आया, हाँ ना बोलिएगा। और इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आया है वो फॉर्म में भी पैसिव वॉइस नहीं है, इसका मतलब ये भी डूअर है किसी ना किसी तरह का। कोई वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट के तौर पे यहां लिखा हुआ है वो इस वर्ब के लिए डूअर है, किसी के लिए हो चाहे नहीं, हाँ या ना। तो ये वर्ब जो वाज मेकिंग लिखा है ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये तो बनावट देख के बता सकते हैं ना, वाज मेकिंग, इज आर एम वाज वेयर प्लस बी फोर। हाँ, पैसिव वॉइस होने के लिए बी का कोई रूप चाहिए था और मेक का भी थ्री चाहिए था, ये तो है नहीं, तो ये एक्टिव है। एक्टिव है तो ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। देखिए, यदि यहाँ पर वर्ब एक्टिव है तो सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर ही होगा। हम इस सब्जेक्ट को भी गायब कर दें, डूअर को भी गायब कर दें, तो वाक्य पैसिव वॉइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसको गायब कर देंगे यदि, गौर से समझिएगा, हम अगर इसको गायब कर दिए तो सेंटेंस जो है हिंदी में कैसे हो जाएगा? मुझे हंसाया जा रहा था। मुझे हंसाया जा रहा था, हाँ या ना। वो तो गोली मारी ना अंग्रेजी, अभी का है छलांग का है लगाते हैं। चलिए ना, हम जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, मजा आएगा। ये क्लियर हुआ? और उसे गलत तो करिए दिए हैं आप तो पूरा गलत कर दिए हैं, गोली मारिए। चलिए थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं। वह मुझे हंसा रहा था, वह मुझे हंसा रहा था, इसका ट्रांसलेशन था ही वॉज मेकिंग मी लाफ। और ये हम लोग सब समझ गए थे कि भैया ये एक्टिव वॉइस है। बोलिएगा हाँ या ना, समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? अब हमको इसमें से गायब किसको करना है? अब बताइए तो कि इसका हिंदी जो लिखाएगा क्या होगा? मुझे हंसा रहा था कि मुझे हंसाया जा रहा था? मुझे हंसाया जा रहा था। अब इसमें से गायब कौन हुआ है?
ये आपका वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। गायब हो गया तो सब्जेक्ट की जगह खाली रहेगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर? जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पर, वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है कि नहीं? बचपन से ही पढ़े हैं ना जी कि यदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे रहे तो पैसिव वॉइस होता है। देखो ना, ऑक्सिलरी वर्ब ज्यों का त्यों, ये पहले से भी फोर था तो बी का भी फोर बीइंग लगा और मेन वर्ब भी थ्री में बदल गया। कुछ हाँ ना तो बोलिए। ये आपका यहाँ जो V1 था ये बदल जाएगा 2+V1 में। याद रखिएगा, ये जो आपका वाक्य था ये एक्टिव वॉइस था और ये बदल के किस वॉइस में हो गया? पैसिव वॉइस में। इतना डिटेल इसलिए किए क्योंकि हमको सिर्फ कॉमन एरर नहीं पढ़ाना था, हमको ये भी पढ़ाना था कि इस तरह का सेंटेंस रहे तो कैसे आप अंग्रेजी कीजिएगा, इस तरह का रहे तो कैसे अंग्रेजी कीजिएगा, या अंग्रेजी दिया हुआ है सेंटेंस पैसेज में या कहीं पर भी तो उसको समझिएगा कैसे। क्लियर हो गया? कॉमन एरर एक पॉइंट बस 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता था कि मेक का एक्टिव वॉइस पॉजिटिव में रहेगा तो V1 यूज करना जी, या पैसिव में रहे तो 2+V1 खत्म। तो यहाँ पैसिव देख लेते कि पैसिव है B+V3 लगा हुआ है, B है B3 लगा हुआ पैसिव है। यहाँ V1 रहने पर एरर हो जाएगा, 2+V1 रहने पर नो एरर हो जाएगा। हो गया कॉमन एरर। यदि हमको कॉमन एरर सिर्फ पढ़ाना रहता तो ये खत्म हो जाता, इतना देर नहीं बोलना पड़ता हमको, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता हमको। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम बताते क्यों हैं कि मेरा फाउंडेशन इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड है। एक भी पहलू छोड़ते नहीं है कहीं भी। क्लियर हो गया हो तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। नहीं क्लियर हुआ है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। फिर से बता दें कि जो नया बैच में आप लोग को ऐड किया गया है उसमें प्रैक्टिस मटेरियल जा रहा है, वीडियो जा रहा है डेली एक। आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपना प्रैक्टिस करें, वीडियो से मिलाएं। अगर कोई चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न है तो उस बैच के लाइव क्लासेस के पास्ट में जाके सीरियल नंबर से सारा क्लास उसमें अवेलेबल है, उसको देखें। ठीक है। राइटिंग सेक्शन में भी उधर गया है टॉपिक एक, 3 लेवल में टॉपिक जाएगा, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। बेसिक लेवल का टॉपिक अभी गया है आपके पास वहाँ एक एक जब टॉपिक जाता है तो उस पर हिंट भी जाता है कि उसको कैसे लिखेंगे और उसके हिसाब से आप टॉपिक पे लिख करके आप हमारे पास भेज सकते हैं, हम चेक करेंगे। चेक करके वापस फीडबैक दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग लेट का पैसिव वॉइस करेंगे। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर करना चाहेंगे। अच्छा, बस ये एक लाइन का पढ़ाई था, कॉमन एरर इन द पैसिव वॉइस वी यूज 2+V1। चलिए वोकैबुलरी,
वोकेबलरी आपके सामने आपको दिख रहा होगा। आज एच स्टार्ट होगा, कल ग्रिल्ड जी खत्म कर दिए थे हमको जहाँ तक याद है। अच्छा, अभी और बचा है क्या उसमें? अच्छा अच्छा। अच्छा, ध्यान नहीं था हमको। नहीं, है थोड़ा सा है गार्ड के बाद, है ना? हाँ, चलिए। गेस इसलिए आपके सामने ले आए क्योंकि सामने रहेगा, हर एक वर्ड हम बोलते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के बताएंगे, ठीक है? जिसमें है दांव पेज थोड़ा। गेस, गेस मतलब अंदाजा, नाउन, अंदाजा लगाना, वर्ब, कुछ खास नहीं है। गेस्ट अतिथि, गेस्ट हाउस अतिथि गृह। गाइड, गाइड मतलब रास्ता दिखाना किसी को, है ना? और गाइड मतलब रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। गाइड, गाइड बुक एग्जाम के समय मिलता है, क्वेश्चन वगैरह दिया रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। कभी गाइड बुक से पढ़ाई किए हैं? जनरली गाइड बुक से पढ़ने का जरूरत उसी छात्र को पड़ता है जो साल भर नहीं पढ़ते हैं। गिल्टी, इसको सीखिए। गिल्टी एक एडजेक्टिव है। गिल्टी जो है एक एडजेक्टिव है, आप कह सकते हैं जी। इसका हिंदी होता है दोषी या अपराधी, ठीक है? इसका एक एक्सप्रेशन है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। गिल्टी ऑफ समथिंग मतलब समथिंग का दोषी। गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन। गिल्टी के बाद है गिटार, गिटारिस्ट, गिटारिस्ट गिटार बजाने वाले को कहेंगे। गम, गोंद, च्युइंगम चिबाने वाला गोंद जो चिपक जाता है चिबाने पर। गन मतलब बंदूक। गाय व्यक्ति। जिम, जिम जिम्नास्टिक्स, खत्म हो गया, है ना? एच में आ गए। हैबिट, आदत। हेयर, बाल, कुछ है ही नहीं इसमें, हम क्या बोलें? हेयर कट, हेयर कट मतलब हेयर कट, बाल कटवाते हैं उसको हेयर कट कहते हैं। हेयर के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, याद है आप लोगों को? हम बोलेंगे तो याद आ जाएगा। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके पहले संख्या रहे तब उसको प्लूरल बना सकते हैं। हम 1 मिनट के लिए बाहर चले गए थे क्या? हम पूछे थे हेयर के बारे में कुछ स्पेशल बात है, याद है किसी को? हम्म, लेकिन संख्या लगा देंगे 3 4 5 तब प्लूरल बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेयर कट तो पता है, हेयर ड्रेसर पता है? जो बालों को काटता है, डिजाइन वगैरह बनाता है, हेयर ड्रेसर, सैलून जिसको कह सकते हैं कुछ हद तक। हेयर ड्रायर पता है? हाँ, बंदूक जैसा रहता है, महिलाएं ज़्यादातर यूज़ करती हैं, लेकिन हमने देखा है कुछ पुरुषों को भी यूज़ करते हैं बड़े बड़े बाल रहने पर, ऐसे तो तौलिया से ही सूख जाता है। हाफ, हाफ प्राइस, आधा दाम, है ना? एक उपन्यास भी है, हाफ गर्लफ्रेंड, आधी महिला मित्र, उस पर मूवी भी बना, सही बोले। अर्जुन कपूर है ना उस मूवी में? और कौन है? श्रद्धा कपूर, हाँ श्रद्धा कपूर। जिस तरह से आपने श्रद्धा बोला, आपको हमको पता चल रहा है कि वो आपकी फेवरेट है। हैंड,
देखिएगा, हैंड हम वर्ब के रूप में बताएंगे, नाउन के रूप में आप जानते हैं। वर्ब के रूप में हैंड का मतलब होता है सौंपना या दे देना। हाँ, हाँ, ओवर के साथ यूज करते हैं। हैंड समथिंग ओवर टू समबडी, मतलब समथिंग समबडी को सौंप देना, समथिंग समबडी को सौंप देना। He handed over all the documents to his boss. उसने डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस को सौंप दिया। सौंप, हैंड ओवर करते हैं मतलब अब हम उस जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। बात समझ में आई? हाँ ना बोलिएगा। चलिए आगे बढ़िए। हैंड हेल्ड, हाथ से किया हुआ। अभी कोई सामान रहेगा तो हैंड हेल्ड की जगह हैंडमेड हो जाएगा। अब बाजार से लेंगे तो रेडीमेड होगा, खुद से हाथ से बनाए तो हैंडमेड हो गया। हैंड इन, हैंड इन बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब भी जानना चाहिए। हैंड इन, बीच में हाइफन हम बेकार लगा रहे, हाइफन नहीं होना चाहिए। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका भी मतलब होता है सौंपना। बोले तो फिर फर्क क्या है दोनों में? देखिए, हैंड ओवर करने का मतलब हैंड ओवर हम कर दिए भैया, मतलब आप उससे मुक्ति पा गए, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा। हैंड इन का मतलब कोई टास्क सौंपा गया था, वो अपने ऑथोरिटी को आपने दे दिया कंप्लीट करके, ठीक है। ये पूरा डिटेल हम लिख देते हैं। कोई टास्क या कोई समथिंग, है ना, अपने अथॉरिटी को, अथॉरिटी मतलब जो आपसे ऊपर हैं, जो आपके बॉस हैं वहां पर उस क्षेत्र में, को देना कंप्लीट करने के बाद। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है होमवर्क जब टीचर देते हैं तो बच्चा होमवर्क पूरा करके टीचर को सौंपता है कि लीजिए हमने होमवर्क कर दिया, तो दे हैंड इन द होमवर्क टू द टीचर, दे हैंड इन द होमवर्क टू द टीचर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस भी दिया होगा इसमें ज़रूर, प्लीज़ हैंड इन द आंसर शीट व्हेन यू हैव फिनिश्ड, आंसर शीट को जमा कर दो जब तुम फिनिश कर चुके हो। तो इस सौंपना का मतलब जमा करना, कि अब आपकी जिम्मेवारी यहाँ से पूरी हुई, अब आप यहाँ आगे बढ़ाइए इस काम को, अगला को दीजिए जो आपके ऊपर है, सीनियर है। ये क्लियर हुआ? हाँ ना बोलिएगा। कौन सा वर्ड था? हैंडकरचीफ, रुमाल। हाँ, हैंडल, हैंडल करने का मतलब कोई चीज को से निपटना, हैंडल द सिचुएशन। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब दे देना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको बता देना चाहिए। ये एक फ्रेजल वर्ब है।
किसी को मदद करने की दृष्टि से भोजन या जरूरत की चीज़ें बांट देते हैं तो हैंड आउट करते हैं। ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है कोई भी चीज़ बांट देना प्रचार की दृष्टि से। पर्चा वगैरह है, किताब है, छोटा मोटा बुकलेट है, ये सब बांटते हैं कि भाई प्रचार हो। ठीक है, प्रचार की दृष्टि से, तो भी हैंड आउट करते हैं। हैंड आउट का ये दोनों स्थिति में उपयोग होता है। हैंडसम, खूबसूरत, खास करके पुरुषों के लिए। लेकिन हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी